राजवीर अपने गांव की एक दुकान पर बैठा हुआ अपने दोस्त मनोज के साथ चाय पी रहा था। अरे ओ भैया राजवीर, हरिश्चंद्र चले गए लेकिन तुमको छोड़ गए हैं? क्या मतलब है तेरा? हैं मतलब क्या है? अरे भाई, सारे गांव में तो हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा है। मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे यार, माना कि तेरे पिताजी के पास अच्छा खासा दबा के पैसा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उन पैसों को गरीबों और भिखारियों में बांट दो, हैं? ये सुनकर राजवीर बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया मनोज। क्या गरीबों की मदद करना बुरी बात है? अरे तू क्या जाने गरीबों की मदद करने से मन को कितनी शांति मिलती है। राजवीर की बात सुनकर बूढ़ा चाय वाला हंसता हुआ बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सुलेखा को रोज खाना खिलाना चाहिए। बेचारी गांव के हर दरवाजे पर मांगती फिरती है, खिलाओ उसे। चाय वाले की बात सुनकर राजवीर चुप हो गया। दरअसल सुलेखा एक बदसूरत स्त्री थी जो फटे पुराने कपड़े पहनकर गांव में भीख मांगा करती थी। वो कहां से आई थी किसी को कुछ नहीं पता था। राजवीर गुस्से से चाय वाले से बोला, आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? ठीक है तो सुनो, आज से सुलेखा को खाना मैं ही खिलाऊंगा। इतना बोलकर राजवीर गांव में बने हुए एक टूटे फूटे घर के अंदर चला गया, जहां पर एक बदसूरत स्त्री मैले कुचैले कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। सुलेखा, आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रोज तुम्हारे घर पर भोजन दे जाया करूंगा, ठीक है? राजवीर की बात सुनकर सुलेखा रोती हुई बोली, आपको मेरे लिए इतना कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे लिए भोजन लेकर आएंगे तो गांव के लोग आपको बुरा भला बोलेंगे। सभी गांव के लोग मुझसे नफरत करते हैं। अब लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, देखो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े भी ला दूंगा, ठीक है? चलो मैं जाता हूँ। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से चला गया। राजवीर ने अपने घर पर कदम रखा ही था कि तभी उसके पिता कमलेश राजवीर की ओर देखकर बोले, राजवीर, सुना है कि तुम सुलेखा के पास गए थे? हाँ पिताजी। अरे तुम्हें हो क्या गया है राजवीर, हैं? देखो, तुम लोगों की मदद करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु मैं नहीं चाहता कि तुम उस भिखारन की मदद करो। अरे शायद तुम नहीं जानते उसके बारे में कि कितनी तरह तरह की अफवाहें मशहूर हैं। अरे वो हमारे गांव की है ही नहीं, वो कहां से आई है, कैसे आई है, किसी को कुछ नहीं पता है, हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है पिताजी? फर्क पड़ता है राजवीर। कुछ समय पहले तक इस गांव में उस औरत का कोई नाम तक नहीं जानता था। और हाँ, एक दिन जब मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने मेरे मुंह पर साफ साफ इनकार कर दिया। वो कहती है कि मैं कुछ नहीं बता सकती, हैं? पिताजी, मैंने सुलेखा को वचन दिया है कि मैं रोज उसके घर पर भोजन लेकर जाया करूंगा, और मैं वचन नहीं तोड़ सकता। अरे जिसे तुम घर बोल रहे हो वो घर नहीं बल्कि गांव का पुराना टूटा हुआ खंडहर है, और तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? मुझे एक वैद्य ने बताया है कि सुलेखा को एक बीमारी है, उसी बीमारी की वजह से वो इतनी बदसूरत है, और वो बीमारी छुआछूत से फैलती है, समझे? छुआछूत से। और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस बीमारी की चपेट में आ जाओ, समझ रहे हो ना? इतना बोलकर कमलेश गुस्से से वहाँ से चले गए, मगर राजवीर अपने पिता की बात को नजरअंदाज करके उस दिन से रोज सुलेखा को भोजन देने के लिए जाने लगा। एक दिन गांव का मुखिया राजवीर से बोला, देखो राजवीर, पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जो सुलेखा के इतने करीब जाते हो, इसीलिए तुम्हें गांव में आम लोगों के साथ उठना बैठना बंद करना होगा। और ऐसा क्यों? अरे सभी जानते हैं कि सुलेखा को एक बीमारी है, और जिस तरह से तुम उसके पास रोज जा रहे हो,
अरे भाई, वो बीमारी तुम्हें भी तो लगेगी और तुम सारे गांव को बीमार कर दोगे। एक तो मैं उस सुलेखा को कई बार धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल चुका हूँ, मगर वो ससुरी है कि मानती नहीं, बेशर्मों की तरह यहाँ घुसी चली आती है। मुखिया की बात सुनकर राजवीर क्रोधित होते हुए बोला, आप तो गांव के मुखिया हैं ना, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, मगर आप अपने बुरे काम को ऐसे बता रहे हैं जैसे कि आपने कोई बड़ा महान काम कर दिया हो। वाह! देखो, सुलेखा गांव के हर दरवाजे पर जाकर भीख मांगती है, मगर कोई भी उसे भीख नहीं देता। उसके बावजूद भी वो भूखी उस खंडहर में पड़ी रहती है, मगर ये गांव छोड़कर नहीं जाती। सोचो, आखिर क्या वजह है? कभी सोचा है तुमने? बोलो ना। मुझे तो सुलेखा में ही कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है। जरूर वो जादूगरनी या फिर चुड़ैल है। इतना बोलकर मुखिया गुस्से से वहाँ से चला गया। राजवीर सीधा सुलेखा के पास जाकर बोला, सुलेखा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बारे में गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहती हो, लेकिन तुम मुझे तो बता सकती हो। आखिर तुम्हें क्या समस्या है? तुम कौन हो? तुम कहां से आई हो? तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? मुझे तो बता दो। सुलेखा उदास होकर राजवीर की ओर देखकर बोली, मैं चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती। नहीं, तुम्हें आज बताना ही होगा सुलेखा। अरे, जब गांव वाले तुम्हें बुरा भला बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं किसी गरीब के ऊपर अन्याय नहीं सह सकता। आज तक जिस किसी भी गांव वालों ने मेरे बारे में मुझसे पूछा है तो नफरत भरे अंदाज से ही पूछा है, मगर तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी आंखों में मैं अपने लिए नफरत नहीं बल्कि दयालुता की भावना देख रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मेरे ऊपर एक श्राप है, और जब तक वो श्राप मेरे ऊपर से हट नहीं जाता तब तक मैं अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। सुलेखा की बात सुनकर राजवीर खामोश हो गया। कुछ देर बाद वो सुलेखा की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सुलेखा। मुझे बताओ, मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारे ऊपर लगा हुआ ये श्राप खत्म हो जाए? बताओ। तो फिर सुनो, यहाँ से इस गांव से थोड़ी दूर एक जंगल है। उस जंगल में एक ऐसा पेड़ भी है जिस पर एक भी पत्ता नहीं है। तुम उस पेड़ के पास जाकर कहो कि मुझे सुलेखा की मदद करनी है। वो पेड़ तुम्हें स्वयं बता देगा, क्योंकि वो एक जादुई पेड़ है। ये सुनकर राजवीर चौंकता हुआ बोला, क्या तुम सच कह रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करने में समस्या हो रही होगी, लेकिन उस पेड़ से बातचीत करने के बाद तुम धीरे धीरे सब जान जाओगे। सुलेखा की बात सुनकर राजवीर सीधे उस जंगल में चला गया और उस सूखे हुए पेड़ को खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे वो सूखा हुआ पेड़ मिल गया। राजवीर पेड़ के पास जाकर बोला, मुझे सुलेखा की मदद करनी है। तभी उस पेड़ से एक आवाज आई, सुलेखा की मदद करना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हें इसके लिए एक दूसरी दुनिया में जाना होगा। ये सुनकर राजवीर पूरी तरह से हैरत में पड़ गया। हैं? किस तरह की दुनिया में? उस दूसरी दुनिया में जानवर इंसानों की तरह बात करते हैं और वहां पर एक अर्ध मानव का शासन है, जिसका आधा धड़ इंसानों का है और आधा धड़ शेर का है। उस अर्ध मानव के पास एक जादुई विचित्र हीरों का हार रखा हुआ है। तुम्हें वो किसी भी कीमत पर वो हार यहां तक लाना होगा। जैसे ही वो हार तुम सुलेखा को पहनाओगे, सुलेखा के ऊपर श्राप समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं उस दूसरी दुनिया में जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं उस दूसरी दुनिया में जाऊंगा कैसे? वहां का रास्ता मुझे नहीं पता। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस दूसरी दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अचानक
सूखे पेड़ की एक डाली पर राजवीर को एक गहरे लाल रंग का सेब दिखाई देने लगा। मेरी डाल पर लगा हुआ सेब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, चलो उस सेब को तोड़ लो। तुम्हें केवल आधा ही सेब खाना है। आधा सेब खाने के बाद तुम्हें बेहोशी हो जाएगी और जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम अपने आप को उस दूसरी दुनिया में पाओगे। जब तुम अपनी दुनिया में वापस आना चाहो तो बचा हुआ आधा सेब खा लेना। उसके बाद तुम अपने आप को अपनी दुनिया में पाओगे, समझे? राजवीर ने तुरंत डाली पर लगा हुआ लाल सेब तोड़ लिया। जैसे उसने आधा सेब खाया, अचानक वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक जंगल में पाया, जहाँ पर उसे एक शेर खड़ा हुआ घूर रहा था। अचानक वो शेर इंसानी आवाज में राजवीर से बोला, कौन हो तुम? तुम हमारी दुनिया के तो नहीं हो। सच सच बताओ, कहां से आए हो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राजवीर आधे सेब का टुकड़ा अपनी जेब में रखते हुए डरते हुए बोला, अब मुझे तुम्हारी दुनिया के अर्ध मानव से मिलना है। आखिर तुम हमारे राजा से क्यों मिलना चाहते हो? ये तो मैं राजा को ही बताऊंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। कुछ देर बाद शेर राजवीर को जंगल में बने हुए एक महल के अंदर ले गया। उस महल के अंदर एक शेर, जिसका सर शेर का था और धड़ इंसान का था, सिंहासन पर बैठा हुआ था। अचानक वो अर्धमानव राजवीर को गौर से देखकर गुस्से से बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? राजवीर उस अर्धमानव को सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे वो जादुई और विचित्र हीरों का हार चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी दुनिया में आकर उस जादुई और विचित्र हीरे के हार को ऐसे ही ले जाओगे? उसे ले जाना इतना आसान नहीं है। जाओ, जाकर अपनी दुनिया में लौट जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे बच्चे। जाओ। नहीं, मैं उस हार को लिए बगैर अपनी दुनिया में वापस नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर सुलेखा के ऊपर से उस श्राप को हटाना चाहता हूँ। अच्छा, तो आखिर तुम्हारी उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? बताओ, वो तुम्हारी क्या लगती है? कोई नहीं लगती, लेकिन इंसानियत के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी मदद करूं। अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ। अर्धमानव राजवीर को अपने महल के एक कक्ष में ले गया, जहाँ पर एक सोने की थाली में हीरो का हार जगमगा रहा था। उसी थाली में एक सोने का गिलास भी रखा हुआ था। अर्धमानव राजवीर की ओर देखकर बोला, तुम्हें इस हीरे के हार को उठाने के लिए इस ग्लास के पानी में मिले हुए जहर को पीना होगा। ये सुनकर राजवीर चौंकते हुए बोला, क्या? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तुम्हें ये सोने का ग्लास दिख रहा है ना? इस ग्लास के पानी में एक विचित्र जहर है जो कुछ घंटे बाद धीरे धीरे करके तुम्हें मार देगा। इस जहर को पीने के बाद ही तुम उस हीरे के हार को हाथ लगा सकते हो। अगर तुम सीधे उस हार को उठाओगे तो जलकर राख हो जाओगे। सोच लो, दोनों तरफ से तुम्हारी मौत पक्की है। क्या अभी भी तुम सुलेखा की मदद करना चाहते हो? बोलो बोलो। राजवीर उस अर्धमानव की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। अचानक राजवीर ने ग्लास उठा लिया और वो ग्लास के अंदर का पानी एक ही सांस में पीते हुए अर्धमानव से बोला, हाँ, अब तो मैं इस हीरे के हार को हाथ लगा सकता हूँ ना? अरे, तुम तो बिल्कुल मूर्ख इंसान लगते हो। तुमने ये क्या कर दिया? इस पानी को पीने के बाद तुम कुछ घंटे के मेहमान हो। अरे बेवकूफ इंसान, तुम मर जाओगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले सुलेखा के ऊपर लगा हुआ श्राप हट जाएगा और यही मेरे लिए काफी है और मैं यही चाहता हूँ। इतना बोलकर राजवीर ने वो हीरो का हार उठा लिया। तभी अर्धमानव मुस्कुराता हुआ राजवीर की ओर देखकर बोला,
तुम वाकई एक महान इंसान हो। तुम्हारे अंदर वाकई इंसानियत है। सच बताऊं तो पानी के अंदर जहर नहीं था, लेकिन अगर तुम पानी पीने से पहले इस हीरे के हार को अगर हाथ लगाते तो तुम जलकर राख हो जाते। अब तुम इस हीरे के हार को लेकर अपनी दुनिया में जा सकते हो। अर्धमानव की बात सुनकर राजवीर ने तुरंत अपनी जेब से आधा सेब निकाल लिया। जैसे उसने सेब खाया, अगले ही पल उसने अपने आप को अपने गांव के पुराने खंडहर के पास पाया, जहां सुलेखा रहती थी। राजवीर तुरंत खंडहर के अंदर घुस गया। राजवीर के हाथ में हीरो का हार देखकर सुलेखा खुश होती हुई बोली, तुम तो वाकई हीरो का हार ले आए, अब इसे जल्दी से मुझे अपने हाथों से पहना दो। राजवीर ने जैसे ही वो हार सुलेखा को पहनाया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ सुलेखा एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई और राजवीर से बोली, दरअसल मैं एक राजकुमारी हूँ। राजकुमारी? लेकिन ये 21वीं सदी चल रही है, इस सदी में राजकुमारियां नहीं होती। जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे काल की नहीं बल्कि हजारों साल पहले के काल की हूँ। हजारों साल पहले तुम्हारे गांव में एक सुंदर राज्य आबाद हुआ करता था और जिस खंडहर में तुम अभी खड़े हो वो खंडहर मेरा महल था। मैं हमेशा सुंदर और जवान रहना चाहती थी और इसके लिए मैंने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। मैं जानवरों का खून पानी की तरफ बहा देती थी। कुछ समय बाद मैं जवान और सुंदर बने रहने के लिए इंसानों का खून भी पीने लगी। इसी बात से क्रोधित होकर एक साधु ने मुझे बदसूरत रहने का श्राप दे दिया। बदसूरत होने के बाद मैं साधु के सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। साधु को मुझ पर तरस आ गया और वो मुझसे बोला कि जो उसने मुझे श्राप दिया है, उस श्राप को केवल वही व्यक्ति हटा सकता है जिसके अंदर वाकई इंसानियत बसती हो। मैंने साधु से मन्नत की कि मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दे। तब साधु ने मुझे बताया कि इस तरह का व्यक्ति मुझे इस काल में नहीं बल्कि हजारों साल बाद के समय में मिलेगा, जो मेरे लिए उस विचित्र दुनिया में जाकर हीरो का हार लेकर अगर स्वयं मुझे पहनाएगा, तभी मैं श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। मेरे कहने पर साधु ने मुझे अपने काल से हजारों साल बाद के समय में भेज दिया और इस तरह मुझे तुम मिले। अरे, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे अपने श्राप के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे साधु ने मना किया था। साधु ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने अपने श्राप के बारे में किसी भी इंसान को बताया तो मैं उसी समय जलकर भस्म हो जाऊंगी। बल्कि मुझे ये तक बताने की अनुमति नहीं थी कि मैं किस काल की हूँ। ये बातें सिर्फ मैं उसी व्यक्ति को बता सकती थी जो मेरे ऊपर लगा हुआ श्राप को हटा सकता था, और वो तुमने कर दिया। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। अब मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम जिस जमीन पर खड़े हुए हो, उस जमीन के नीचे बहुत सारा बेशकीमती खजाना गड़ा हुआ है। मेरे जाने के बाद तुम उस खजाने को हासिल कर लेना और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। इतना बोलकर राजकुमारी रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गई और राजवीर पहले से ज्यादा धनवान बन गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।